दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन लीगल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अफसोस का दिन है, शोक का दिन है, क्योंकि आज विधि के भीष्म पितामह माने जाने वाले फाली सैम नरीमन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो आज हम फाली एस नरीमन साहब के ही बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, यूँ कहिए कि पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। फाली एस नरीमन को आप जानते ही हैं कि महान वकील थे, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि महान वकील होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के भी मालिक थे। एक महान व्यक्तित्व होने के नाते आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। फाली एस नरीमन का जन्म 10 जनवरी 1929 को रंगून में हुआ था, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। पारसी परिवार में जन्मे फाली एस नरीमन कोलकाता आए, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद साल 1950 में विधि की डिग्री हासिल की। 1950 में लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद फाली सैम नरीमन साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और अगले 21 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते रहे। देखिए, 21 साल का बहुत से लोगों का कुल मिलाकर कैरियर होता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर के स्वर्ण दौर में कदम रखे। बाद में वह 1971 में सुप्रीम कोर्ट आ गए, दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय में वकालत शुरू की। वकालत सुप्रीम कोर्ट में शुरू करने के कुछ ही साल बाद उन्हें 1972 में भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना दिया गया। लेकिन तभी 26 जून 1975 को उस समय की और आज तक की भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कहे जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, आपातकाल लागू कर दिया गया। अब यहाँ से शुरू होता है फाली एस नरीमन का दूसरा कैरेक्टर, दूसरा चरित्र, जहाँ वह भारत सरकार का हिस्सा थे। चूंकि वह सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, इंदिरा गांधी का लोगों को पर खौफ था, तानाशाह बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह किए बिना सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। या यूँ कहिए कि इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये का सबसे पहले विरोध करने वाले फाली एस नरीमन थे, फाली सैम नरीमन थे। ऐसे थे फाली एस नरीमन। वह बहुत सारे मामलों में वकील रहे, हजारों मामले हैं जिसमें उन्होंने वकालत की है, जिनमें से एक यूनियन कार्बाइड गैस का भी मामला था, जिसमें कई हजार बच्चे और लोगों की जानें गई, निर्मम तरीके से उनकी मृत्यु हुई। वह उसमें यूनियन कार्बाइड की तरफ से पेश हो रहे थे, लेकिन वकालत करते करते ही उनको एहसास हो गया था कि वह कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें यूनियन कार्बाइड की वकालत नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से यूनियन कार्बाइड के वकील का अहदा छोड़कर मीडिएशन का अपना कैरेक्टर निभाया और उस समय यूनियन कार्बाइड को $470 बिलियन मुआवजा देने के लिए मना लिया। यानी कि पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड के द्वारा जो $470 बिलियन का मुआवजा ऑफर किया गया था, वह फाली नरीमन की मेहनत का नतीजा था। इसके अलावा वह बहुत सारे मशहूर मुकदमों में, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हैं, लेकिन चंद मुकदमे ऐसे हैं जिनका जिक्र ज़रूर किया जाएगा जब भी फाली नरीमन का नाम आएगा, जिनमें से एक था एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यह वही मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। यानी कि जहां से कॉलेजियम का बीज बोया गया, उस मुकदमे में फाली एस नरीमन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के अधिवक्ता रहे। इसके अलावा भारत का बहुत ही लीडिंग जजमेंट, जिसके बिना वकालत की बात अधूरी रहती, कानून की बात आधी रहती है, जिसने संविधान को एक तरह से प्रश्न दिया, डिफाइन किया, गोलकनाथ का मामला, उसमें भी फाली एस नरीमन अधिवक्ता रहे। इसके अलावा एस.वी. गुप्ता 9 जजेस का मुकदमा आया, जो कॉलेजियम को ही लेकर था, कॉलेजियम की श्रेणी में था, उसमें भी आप वकील रहे। टी.एम. पाई में आप वकील रहे। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। इसी तरह से अगर उनके सम्मान की, उनके अवार्ड की बात की जाए तो एक बहुत लंबी सूची है जिसको बयान करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा करना भी ज़रूरी है। जिनमें से 1988 में वह मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के सदस्य रहे। 1988 में ही मेंबर ऑफ द लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सदस्य रहे। 1989 में वाइस चेयरमैन रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। 1991 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। 1991 में वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे, अगले 11-12 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। 1994 में प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन रहे फाली नरीमन साहब।
1995 में चेयरमैन रहे एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, उसके भी चेयरमैन रहे। 1999 में एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये वही साल था 1999 जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा फाली एस नरीमन को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया, यानी कि आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। न्याय में अपने योगदान के लिए उनको साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रबर पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2007 में नरीमन पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्होंने, देखिए अब उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू, एक और पहलू देखिए, उन्होंने अपने सभी पुरस्कारों को अपने स्कूल बिशप कॉटन स्कूल जो कि शिमला में स्थित थे उसको समर्पित कर दिया। फाली एस नरीमन के नाम पर उनके जीवन काल में ही द विस्मूथ ईस्ट फाली नरीमन अवार्ड दिया जाता है। फाली नरीमन के परिवार में 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र फाली रोहिंग्टन नरीमन, वह भी सुप्रीम कोर्ट के जजशिप से रिटायर्ड हुए। अब उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू देखिए। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे सीनियर जमशेद कांगा मेरे गुरु थे, मेरे पिता तुल्य थे, और 93 वर्ष की आयु में, यानी कि अपनी 93 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। अपनी डेथ से, अपने इंतकाल से 1 साल पहले, यानी कि 92 वर्ष की आयु में मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। यह है वकालत। यानी कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे आप आखिरी सांस तक सीखते हैं, और यही सीख फाली नरीमन भी देकर गए। उन्होंने कहा मेरा बेटा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है, मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हूँ। तो आज के दिन लीगल एंड लीगल की ओर से फाली सैम नरीमन को भावभीनी श्रद्धांजलि, और हम अपने आप से और सभी वकीलों से उम्मीद करते हैं कि उनके चरित्र का अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। बिना डरे निर्भीक तरीके से वकालत करें, निष्पक्ष होकर वकालत करें और सही मुद्दों की वकालत करें। यानी कि मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि यदि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और आपको स्पष्ट है कि इसने गलत किया है, तब उसकी वकालत नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। एक बार फिर फाली एस नरीमन साहब को लीगल एंड लीगल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।